हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरी कोई कहानी शादी पर ना हो तो ये तो नामुमकिन है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक अपनी कहानी लेकर आई हूँ। ज़िंदगी खूबसूरत है। पता है, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, वो सांवली सी लड़की जो एक लड़की के ऊपर थी, जिससे अपने रंग रूप की वजह से उसका पति उसे नहीं अपनाता है और बाद में जाकर उसके जब घर वाले प्रयास करते हैं तो उसे वो अपना लेता है। लेकिन आज मेरी कहानी जस्ट उल्टी है। मेरी कहानी आज है एक ऐसे लड़के पर जो थोड़ा सा बदसूरत होता है और एक खूबसूरत लड़की जिसके माँ बाप ये जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है और उससे उसकी शादी कर देते हैं। और ये चीज़ें उस लड़की के लिए बहुत कष्टकारी होता है। वो लड़की उस लड़के को जल्दी नहीं अपना पाती है। उसके नज़र में इंसान का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि फ्रेंड्स हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान का रंग रूप नहीं, इंसान का दिल कितना सुंदर है। आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। हमारे समाज में बहुत सी लड़कियों की ये सोच बन गई है कि उन्हें जो भी लड़का मिले वो बहुत खूबसूरत हो, देखने में बहुत सुंदर हो। पर यहाँ पर हमारी लड़कियाँ ये भूल जाती हैं कि क्या खूबसूरती उन्हें वो सम्मान देगी, क्या खूबसूरती उन्हें वो इज्जत देगी, क्या खूबसूरती उन्हें खाने के लिए लाकर पैसे कमा के देगी, या क्या खूबसूरती उनकी लाइफ में उन्हें वो प्यार दे पाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए। चेहरे का क्या है, ये आज नहीं तो कल बूढ़ा ही होना है इसको। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा खूबसूरत नहीं है और वो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ, हर औरत की इज्जत करता है, तो मेरी नज़र में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ये कहानी ज़िंदगी खूबसूरत है, मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। और आप लोगों को अगर पसंद आए या आप लोगों की लाइफ में कभी कोई घटना ऐसी घटी हो आपके आसपास, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को पसंद कीजिएगा। उसके लिए मैं आभारी रहूँगी आप सबका हमेशा। और मैं कहानी शुरू करती हूँ। ज़िंदगी खूबसूरत है। विवेक और अनुराग ये दो पक्के दोस्त होते हैं और उनमें इतना प्यार होता है कि सगे भाइयों में इतना प्यार नहीं होगा। दोनों बचपन से एक दूसरे का साथ देते हैं। विवेक थोड़ा सा अमीर घर का होता है और अनुराग वहीं पर थोड़ा सा गरीब घर से होता है। पर दोनों की दोस्ती में इतना ज़्यादा प्यार होता है कि सगे भाइयों को भी जलन होती है कि कोई इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता है। वहीं पर विवेक बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम था और अनुराग वहीं पर थोड़ा सा सांवला था। थोड़ा सा उसका चेहरा भद्दा टाइप का था और वो दिखने में विवेक जितना ही हंसमुख और स्मार्ट था, अनुराग उतना ही शांत स्वभाव का था, उतना ही शर्मीला स्वभाव का था। पर दोनों के स्वभाव में, दोनों के नेचर में ज़मीन आसमान का अंतर था। और जहाँ अनुराग के अंदर काफ़ी बुद्धिमत्ता थी, वो उसके अंदर हर इंसान के लिए एक इज्जत का भाव था और उसके अंदर हर इंसान के लिए इज्जत थी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी लेडीज़ हो या कोई भी हो। वहीं पर विवेक थोड़ा सा लोगों से मजाकिया स्वभाव का था। दोनों अगर कहीं पर जाते तो वहाँ पर अनुराग को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता, उसे काफ़ी लोग नीचा दिखाते, उसकी अवहेलना करते। पर यहाँ पर लेकिन विवेक सब कुछ संभाल लेता। उसे वो अगर अनुराग को कोई कुछ कहता तो वो उससे तुरंत उसकी तरफ से बातें करता, उसे कुछ ना कुछ उसकी तरफ से बोलता कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, मेरा दोस्त हर चीज़ में बहुत अव्वल है, मैं शायद उसका एक पॉइंट भी नहीं हूँ जितना मेरा दोस्त अच्छा है। दोनों की दोस्ती अच्छी चल रही थी, दोनों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। दोनों विवेक के तो काफ़ी कॉलेज में काफ़ी लड़कियां फ्रेंड थी, पर अनुराग की कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी। और
जहाँ पर उसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड थी, वहाँ पर अनुराग की कोई भी उसकी एक फ्रेंड भी नहीं थी। दोनों की पढ़ाई ख़त्म होती है और विवेक के तो पापा का बिजनेस होता है जिसे वो ज्वाइन कर लेता है, पर अनुराग के पापा के पास बहुत पैसे नहीं होते हैं। वो अपने जॉब के लिए इधर उधर भटकता है, कई ऑफिसों में इंटरव्यूज़ देता है, तो वहाँ पर अक्सर उसकी टैलेंट को ना देखते हुए उसके कलर को देखा जाता है, उसकी बात करने के व्यवहार को लोग ना देखते हुए उसकी स्मार्टनेस को देखते थे। जहाँ पर वो कहीं भी डिग्री लेकर जाता, उसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था, फिर भी लोग उसके पहनावे को या उसके स्टेटस को देखकर वहाँ पर वो उसे रिजेक्ट होना पड़ता था। एक दिन वो किसी ऑफिस में जॉब के लिए जा रहा था कि इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा था कि उसने देखा सड़क पर एक बुढ़िया खड़ी हुई है और जिनके आसपास से काफ़ी लोग गुजर रहे थे। वो बुढ़िया, उन्हें चक्कर आ रहा था और वो खड़ी क्या हुई थी, वो वहाँ पर खड़ी थी कि चक्कर खाकर वो गिर पड़े थे। लोग आसपास से गुजर रहे थे, किसी ने नहीं ध्यान दिया। जब अनुराग की नज़र वहाँ पर पड़ी तो वो दौड़कर उस बुढ़िया के पास गया, उसे अपने बैग से पानी निकालकर उसके चेहरे पर छींटा मारा और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो जो बूढ़ी औरत थी उनके अंदर थोड़ी सी ताकत आई, वो थोड़ा सा जो है अपने आप को अच्छा फील करने लगी और वो उठकर बैठने लगी। तभी अनुराग ने उन्हें सहारा दिया और यूं हाथ लगा के उन्हें अपने बगल में पकड़ के बैठ गया। तो इस पर वो बूढ़ी औरत ने, जब अनुराग ने अपना प्यार भरा हाथ उस बूढ़ी औरत को पकड़ा तो उन्हें खूब आशीष देने लगी कि बेटा तुम हमेशा तरक्की करो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। इतने लोग जा रहे थे, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर तुमने जैसे ही मुझे देखा आकर मुझे थाम लिया। बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अनुराग मुस्कुराने लगता, कहता माँ जी आपको कहाँ जाना है? और तो इस पर वो कहती हैं बेटा यहीं पास में मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो और तुमने मेरे लिए इतना ही किया यही काफ़ी है। आजकल के ज़माने में कौन किसका करता है, और आप ने तो अच्छा खासा आपने मेरे साथ टाइम दिया और मैं गिर गई थी, मुझे संभाला। वो बहुत सारी बातें बोलती हैं। तो इस समय अनुराग कहता है लेकिन माँ जी आप बहुत कमज़ोर हो, आप नहीं जा पाओगी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ और रास्ते में अगर आपको कोई परेशानी हुई, आप गिर गई तो आप क्या करेंगी? तो बूढ़ी औरत ने अनुराग का कहना मान लिया कि हाँ सही बात है, अगर वो रास्ते में गिर गई और उन्हें अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या करेंगी। वो उनका कहना मान लिया और फिर मैं घर की तरफ चलने लगी। वो घर के गेट पर अनुराग ने उन्हें पहुंचाया और वो अंदर चली गई और इधर अनुराग अपने इंटरव्यू के लिए ऑफिस में गया, जहाँ पर उसे ऑफिस में पहुंचने पर थोड़ी सी देर हो गई और वहाँ पर इंटरव्यूज़ बंद हो चुके थे और काफ़ी मिन्नत करने के बाद चपरासी ने कहा ठीक है मैं सर से एक बार बात कर लेता हूँ, और वैसे सर ने अब मना कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होंगे, और आपका नाम भी पुकारा गया पर आप नहीं थे। तो अनुराग ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, जिस पर चपरासी ने जाकर सर से बात की। तो इस पर जब अनुराग की फाइल अंदर गई तो सर ने उसे अंदर बुलाया। तो इधर अनुराग जैसे ही अंदर आया, मे आई कम इन सर, तो उधर से आवाज़ आई कम इन। उसने ऑफिस में देखा, वहाँ पर जैसे ही वो अंदर एंट्री किया उसने देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं, उसके पापा, विवेक के पापा थे। तो वो ये देखकर उनके पैर छुआ, अंकल नमस्ते, और अंकल आप यहाँ? तो
उसके पापा ने कहा कि हाँ बेटा, मेरी ये नई ब्रांच है और यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और बैठो। तो इस पर अनुराग कहता है कि जी अंकल, पर आप, तो इस पर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और तुम अपना इंटरव्यू दो। तो इस पर उसके विवेक के पापा मिस्टर राम थे, तो उन्होंने सवाल पूछा अपनी कंपनी के बारे में और कई सारे क्वेश्चन किए। तो इस पर अनुराग ने बिल्कुल सही जवाब दिया और बिल्कुल सब कुछ सही बोला और इस पर उसका सिलेक्शन एक मैनेजर के पोस्ट पर हो गया। पर उसके अंदर यह था कि कहीं विवेक के पापा अंकल जी मिस्टर राम ने कहीं विवेक की दोस्ती की वजह से तो मुझे जॉब नहीं दिया, तो उसके मन में ये बातें चल रही थी। तो इस पर उसके पापा ने कहा कि देखो बेटा अनुराग, मैंने तुम्हें नौकरी दी है, लेकिन मैंने विवेक की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं दी है। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे बचपन से साथ रहे हो और ये कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें विवेक की वजह से नौकरी दी है। मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से नौकरी दी है, तुम्हारे टैलेंट की वजह से नौकरी दी है और मैं आशा करता हूँ मैंने तुम्हें जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है, तुम उस पोस्ट पर काफ़ी मेहनत करोगे और हमारी कंपनी को काफ़ी आगे तक ले जाओगे। इस पर अनुराग कहता है जी अंकल, मैं खूब मेहनत करूंगा, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा और मैं हर चीज़ को बहुत ढंग से करूंगा और धन्यवाद आपका। तो इस पर मिस्टर राम कहते हैं धन्यवाद मेरा नहीं बेटा, तुम इतने टैलेंटेड हो कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है। और अनुराग इस तरह मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्ट होता है। वो खूब मेहनत करने लगता है और बहुत मेहनत करता है, हर चीज़ को अपने बिजनेस की तरह करता है, जिसकी वजह से 1 महीने के अंदर उनकी कंपनी काफ़ी तरक्की कर लेती है। मिस्टर राम उससे काफ़ी खुश रहते हैं। वो अक्सर कहते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं विवेक ऑफिस नहीं जाता है ज़्यादा और उसके पापा कहते हैं कि अब तुम संभालो। देखो अनुराग ने जॉब करके वो इतना मेहनत कर रहा है, एक तुम हो कि तुम ऑफिस ही नहीं जाना चाहते हो और देखो उसकी कुछ तुम उससे सीखो, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो विवेक हंसकर टाल देता, पापा आप तो हैं अभी और मैं क्या करूँगा अभी ऑफिस जाके। और तो इस पर उसके पापा कहते कि ये तुम सुधर जाओ वरना फिर आगे बहुत पछताओगे और मैं कब तक ये बिजनेस देखूंगा। अब तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हें हाथ बटाना चाहिए। और एक तरफ अनुराग वहीं पर बहुत मेहनत कर रहा, एक तरफ तुम घर पर और इधर उधर सिर्फ मस्ती कर रहे हो। अब तुम बड़े हो जाओ, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, थोड़ा अपने बिजनेस को संभालो। पर विवेक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने में ही मस्त रहता है। और इधर उनके पापा, विवेक के पापा के एक दोस्त होते हैं मिस्टर राज, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनकी एक बेटी होती है पूनम। वो सिर्फ नाम की पूनम नहीं होती है, वो सच में बहुत खूबसूरत होती है, एक चांद की तरह खूबसूरत होती है। हर जो भी उसे देखता है बस देखते रहता है। और पर वो सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी सी अड़ियल टाइप की होती है। अगर उसके नाक पर भी कोई मक्खी बैठ जाए तो समझो उसे वो कभी जिंदा नहीं जाने देती थी। उसे हर चीज़ बहुत सही ढंग से चाहिए था, उसे किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं उसे पसंद थी। अगर घर में कुछ भी इधर उधर रखा हो तो पूरे घर में वो भूचाल मचा देती थी। उनकी पत्नी मिस्टर राज की पत्नी का देहांत हो चुका था और जिससे मिस्टर राज ने माँ और बाप दोनों का प्यार पूनम को दिया था और इसकी वजह से
वो थोड़ी सी जिद्दी हो गई थी। घर के सारे नौकर चाकर उससे परेशान रहते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ कह सके। और अगर वो घर में कहीं बाहर गई है और घर में आती है, घर में कोई भी सामान इधर उधर रहता है, तो सारे नौकरों को डांट पड़ती थी। सारे नौकर हमेशा डरे रहते थे कि दीदी आएंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो हर सामान वो बहुत सलीके से लगा के रखते थे। बस पूनम अगर किसी की सुनती थी तो एक बूढ़ी काकी थी जो उसकी आया भी थी, उसकी माँ भी थी, उसकी केयरटेकर भी थी। वो उनकी सारी बातें सुनती थी और वो बूढ़ी काकी जो है हमेशा उसे अपनी बच्ची की तरह मानती थी। और इसकी वजह से पूनम उनकी सारी बातें सुनती थी। एक दिन की बात है, पूनम बहुत गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुई और उसने पहले तो घर का सारा सामान पटकना शुरू कर दिया। सारा सामान उठा उठा के सब इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में किसका सर फोड़ दे, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। गुस्से में भनभनाती हुई अपने रूम में जाती है, जहाँ पर काकी को जब पता चलता है कि पूनम बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है, तब वो जाकर उसके कमरे में उससे बात करती हैं, उसके सर पर हाथ रखती हैं। पूनम बिस्तर पर लेटी हुई होती है गुस्से में, तो जाती है उसके सर को सहलाती हैं, कहती क्या हुआ बच्चा। तो इस पर पूनम कहती कुछ नहीं काकी, तुम जाओ, नहीं तो अभी मेरा जो गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ, प्लीज अभी आप जाओ। तो कहती हैं कि बेटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया, तुम मुझे तो बताओगी। तो इस पर वो कहती है काकी बस मैं गुस्सा हूँ। तो वो कहते हैं कि जो क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी से कोई टकरा गया या किसी ने तुम्हें कुछ भला बुरा बोल दिया, आखिर बात क्या, तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें सलूशन भी बताऊंगी। तो इस पर वो कहती है कि काकी आज मैं मार्केट गई थी ना। तो वो कहती है हाँ तुम कुछ सामान लेने मार्केट गई थी, हमसे बता के गई थी। तो इसे कहती काकी मुझे वहाँ पर एक लिपस्टिक बहुत पसंद आया। तो उसकी वो काकी कहती हैं तो तुम्हें ले लेना चाहिए था। तो कहती काकी मैं कैसे ले लेती, वो उस लिपस्टिक का ढक्कन जो था वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था और वो लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद थी। और तब दुकानदार से मैंने जब दूसरा पीस मांगा तो उसने कहा मेरे पास नहीं है। अब मैं उस लिपस्टिक को कैसे ले लेती, वो मुड़ा हुआ ढक्कन जो बहुत अजीब लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था। आप सोचिए मेरे सिलेक्शन में वो एक गंदा सा डब्बा आ जाता तो कितना गंदा लगता। तो इस पर वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें ले लेना चाहिए था, एक ढक्कन की वजह से तुम क्यों उसे छोड़ रही हो। तो वो कहती है काकी अब मुझे गुस्सा इसी बात की लगी कि वो लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद थी, उसका ढक्कन गंदा था, इस वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मेरा मन नहीं था, मैं बहुत दिनों से इस कलर की तलाश कर रही थी, उसके बाद भी मुझे मिला भी तो इस टाइप में मिला। तो काकी ने पूनम के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और प्यार से समझाया और कहा बेटा बस इतनी सी बात, जब तुम्हें किससे मतलब था, तुम्हें ढक्कन से मतलब था या तुम्हें लिपस्टिक से मतलब था। एक डिब्बा जो खराब हुआ है उसकी वजह से तुमने अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी, वो अच्छी बात थी कि तुम उसे ले आती, उसका ढक्कन से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं था, तुम्हें तो लेना देना उस लिपस्टिक से था। कम से कम तुम जिस चीज को इतने दिनों से खोज रही थी वो तो तुम्हें मिल जाता। तो इस पर वो कहती है बूढ़ी काकी कि बेटा क्या फर्क पड़ता है, किसी का ढक्कन खराब है, जो मेन जिस चीज से हमें मतलब है वो तो सही है। तो इस पर वो कहती है काकी फर्क पड़ता है। अब सोचिए जो चीजें देखने में ना सुंदर हो वो चीजें मैं उस चीज को अपने बाकी सामानों के साथ रखूंगी, बाकी अपने कलेक्शन के साथ रखूंगी तो मेरा पूरा कलेक्शन वो गंदा लगेगा। और मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मुझे हर चीज़ करीने से चाहिए होती है, मुझे हर चीज़ कायदे से चाहिए होती है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर चीज़ कुछ भी हो गंदा हो या
खराब हो, बदसूरत हो, मुझे इस सब चीज़ों से चिढ़ होती है। ये कहकर वो काकी के गोद में सर रख देती है और पकड़ लेती है। तो उसकी काकी फिर उसे समझाती हैं कि बेटा, हमें तो उस चीज़ से मतलब होना चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें है। उसके ऊपर दिखावे से हमें क्या लेना देना है। दिखावा तो सिर्फ 2 दिन का होता है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ खूबसूरत होती है, और जब उसके अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ थी, तुम्हारे पसंद की चीज़ थी, तुम उसे छोड़कर चली आई। और बेटा, ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें लगी ही रहती हैं। ज़िंदगी खूबसूरत होती है और छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमें जिस चीज़ से मतलब होना चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए अच्छा है, हमें उस चीज़ से मतलब होना चाहिए। तो उनके काफ़ी समझाने के बाद पूनम कहती है, हाँ काकी, मैंने तो गलत किया, आप ठीक कह रहे हो, अब मैं क्या करूं? मैं तो दुकानदार से भी लड़ाई कराई हूँ, और पता नहीं अब वो मुझे अपनी दुकान पर आने देगा कि नहीं आने देगा। और मुझे वो बहुत पसंद थी, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, बहुत मुश्किल से मिली थी, पर मेरे गुस्से ने सब बेकार कर दिया। तो इस पर काकी कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपनी गलती की प्रायश्चित करना चाहिए। तो तुम एक काम करना कि तुम जाकर कल दुकानदार से माफ़ी मांग लेना और उससे कह देना कि भैया मुझे वो लिपस्टिक दे दीजिए, तो वो तुम्हें दे देगा। तो कहती, क्या मैं माफ़ी मांगूंगी? पूनम राज किसी से माफ़ी मांगेगी? कहा कि आपने सोच कैसे लिया कि मैं किसी से माफ़ी मांगूंगी? मैं माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। तो इस पर वो कहती हैं कि तो ठीक है, तो तुम उस लिपस्टिक को भूल जाओ, उस चीज़ को भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुम उससे माफ़ी मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उस इंसान को अच्छा लगेगा कि इन्होंने गलती की और अपनी गलती को माना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम मुझसे जो है माफ़ी मांग लोगी तो बेटा छोटी नहीं पड़ोगी। तो ये बातें कहते हुए काकी बेड से उठने लगती हैं। पूनम को सोचने लगती है कि क्या करूं, मैं माफ़ी मांगूं तो कि ना मांगूं। और इसी तरह वक्त बीतने लगता है। अनुराग मैनेजर से जनरल मैनेजर हो जाता है। विवेक भी धीरे धीरे अनुराग के समझाने पर अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है और थोड़ा थोड़ा कंपनी को संभालने लगता है। अनुराग भी उसे काफ़ी समझाता है। दोनों दोस्त मिलकर कंपनी को काफ़ी आगे ले जाते हैं और अब धीरे धीरे विवेक का मन भी कंपनी के कामों में लगने लगा। और विवेक तो अक्सर मतलब उसकी मीटिंग होती थी, पार्टीज होती थी, वहाँ पर वो जाता था। वो अक्सर अनुराग को साथ में लेकर जाता था। जहाँ पर वो पार्टी में पहुँचता वहाँ पर उसे लड़कियाँ घेर कर सब खड़ी हो जाती और अनुराग एकांत में खड़ा होकर या बैठकर अपनी पार्टी एंजॉय करता था। और इसी तरह उन लोगों की लाइफ चल रही थी। जहाँ पर विवेक काफ़ी फेमस था लड़कियों में, वहीं पर अनुराग काफ़ी एकांत स्वभाव का था। तो काफ़ी वो अकेले रहना उसे पसंद था। तो वो अकेले ही अक्सर पार्टियों में दोनों साथ जाते, पर वो अकेला रह जाता। वहाँ पर विवेक एंजॉय करता और ये शांति से बैठा उसे देखता रहता। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी ज़िंदगी खूबसूरत है, भाग्य की ही पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और देखिएगा कि आगे अनुराग की ज़िंदगी में क्या होता है, विवेक की ज़िंदगी में क्या होता है, पूनम की ज़िंदगी में क्या होता है। मेरी ये कहानी 3 लोगों के आसपास घूमती हुई है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और एक बात और, हमें अगर ऊपर वाले ने हमारा जीवन साथी दिया है, वो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, अगर ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के ही हमारी किस्मत में लिखा है, तो हमें कभी भी किसी के रंग रूप की वजह से, किसी के कलर की वजह से उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मेन बात ये होती है कि वो इंसान दिल से कितना अच्छा है। अगर वो इंसान दिल से अच्छा है तो रंग रूप
कोई मायने नहीं रखता है। रंग रूप सिर्फ 4 दिन के होते हैं, उसके बाद हर इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है। तो अगर दिल से अच्छा है, रंग रूप तो 4 दिन बाद ढल जाता है, लेकिन अगर एक कोई इंसान दिल से अच्छा है ना, तो लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आप लोग रंग रूप पे ना ध्यान देकर आप उस इंसान के दिल को ध्यान में रखिए। अगर उसका दिल अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी खूबसूरत ही होगी, और ज़िंदगी तो सबकी खूबसूरत ही होती है। एक कलर की वजह से या एक थोड़ा सा चेहरा अगर बदसूरत है उसकी वजह से इंसान को कभी अपने अंदर हीन भावना नहीं आनी देनी चाहिए। जो जैसा है उस ऊपर वाले ने बनाया है, और जिसको जैसा बनाया है वो अपने आप में सबसे खूबसूरत इंसान है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी ज़िंदगी खूबसूरत है भाग्य की ही पर ख़त्म होती है, और शादियों का सीज़न है तो मैंने भी सोचा कुछ इसी टाइप में कुछ कहानी लेकर चलती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।